नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। TV27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। क्या आपने कभी सोचा है कि शब्द भाषा की आशा लिए जब अनंत में घूम रहे थे तब भावनाएं कैसे महसूस होती होंगी? आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका सीधा सा जवाब है संगीत। जो सुर और लय के ताल का सिर्फ मेल ही नहीं बल्कि शब्दों से परे एक एहसास है जो दिल की गहराइयों में उतरता है और उस गहराई को स्पर्श करता है। जब आप दुखी होते हैं तो आपको दिलासा देता है, जब आप खुश होते हैं तो उत्साह में झूम उठता है, जब आप एकांत में होते हैं तो आपका सच्चा साथी बनकर आपके साथ बैठ जाता है। मनुष्यता की धरोहर संगीत और उसकी विरासत शास्त्रीय गायन में दक्ष भोपाल से ताल्लुक रखती हैं। कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा डॉक्टर मल्लिका अर्जुन मंसूर पुरस्कार से नवाजी गई हैं। श्रद्धा जैन हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, संगीत की विरासत, शास्त्रीय संगीत के बारे में आज उनसे जानेंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा के लिए और आज के युवाओं के लिए। सबसे पहले मैम आपका बहुत स्वागत है TV27। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए मुझे और हमसे बातचीत करने के लिए। शास्त्रीय संगीत की हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि परंपरा है, संस्कृति, और भारतीय संगीत में तो ये एक विरासत की तरह है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाना है जी, जिसकी जिम्मेदारी हम सभी को उठानी होगी। जी बिल्कुल। आप दक्ष है शास्त्रीय गायन में। जी, शुरुआत हम शुरू से ही करेंगे। कैसे अपब्रिंगिंग रही संगीत में, कैसे जुड़ाव हुआ जब आज के लोग हम देखते हैं जो चुनते हैं उस धूम धड़ाके को और उस तरह की सिंगिंग को, लेकिन वहीं आपने चुना शास्त्रीय संगीत को। और मुझे लगता है शास्त्रीय संगीत से बेहतर दिल, मन, मस्तिष्क में कोई संगीत उतरता होगा। यस, करेक्ट। एक्चुअली मैं जब छोटी थी, 5-6 साल की थी, तभी मेरे पिताजी पोएट राइटर हैं, श्री श्रीपाल जैन देवा जी। उनको बड़ा शौक था, गुनगुनाते हुए कविताएं लिखते थे वो, और ब्रह्म मुहूर्त में वो उठते थे, उनके साथ ही मैं भी उठ जाती थी। तो वो जैसे गुनगुनाते थे ना उनकी कविताएं, मैं भी गुनगुनाती थी, तो उनको लगा कि इसमें कुछ है। तो उन्होंने मुझे 5th क्लास के आते आते म्यूज़िक स्कूल में डाल दिया और फिर वहाँ से रुचि बढ़ती गई, थोड़ा थोड़ा सीखते गए। स्कूल में जैसी शिक्षा होती है वो स्कूली शिक्षा, लेकिन गाने में रुचि बहुत थी मुझे। और मैं सुनती थी जो लता जी, आशा जी वगैरह, इन लोगों को सुनती थी, तो मुझे लगता था कि वॉइस ऊपर कैसे जाएगी, मुझे ऐसा गाना है, ऐसे मन में आता था। तो उसके लिए हम लोग, हमारा जो बैकग्राउंड है वो नॉन म्यूज़िकल है फैमिली का, क्योंकि हम लोग जैन फैमिली, जैसा कि सबको विदित है कि हम लोगों को में बिजनेस ही होता है, तो एक बिजनेस वाली फैमिली से मैं हूँ। तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं था कि हमको कुछ पता नहीं था कि हमें कहाँ जाना है, क्या सीखना है, लेकिन रुचि बहुत थी, मतलब, और सही दिशा में थी कि सुर वही अच्छा लगता था हमें जो परफेक्ट था। तो मुझे बहुत ये था कि मुझे सीखना है ऐसे। तो एक बार यहाँ अपने भोपाल में ही भारत भवन में पंडित भीमसेन जोशी प्रसंग हुआ। वो 3 दिवसीय था। तो उसमें पंडित भीमसेन जोशी जी और उनके सारे शिष्य वगैरह ऐसे आए हुए थे, यहाँ पे 3 दिन रहे। और उसमें क्या था कि सुबह के टाइम में डेमोन्स्ट्रेशन चलता था, मतलब क्वेश्चन आंसर, वो सब जो भी जिसकी जिज्ञासा है वो सब पूछते थे। तो और शाम को उनका परफॉर्मेंस होता था। 3 दिन मैंने अटेंड किया था वो, और मैं 6th क्लास में थी उस समय। तो सब लोग क्वेश्चन पूछते थे, मेरे दिमाग में वही क्वेश्चन था कि मुझे वॉइस ऊपर कैसे ले जानी, मुझे सुरीला कैसे गाना है, ये कैसे करना है, क्या करना है कि मैं ऐसा गा पाऊँ ऐसे। तो मैंने उनको खड़े होके पूछा कि पंडित जी मुझे ना आवाज़ ऊपर ले जानी है। तो बोलते जितना नीचे जाओगी उतना ऊपर जाओगी। अब ये बात मतलब मुझे समझ में आ गई कि अभ्यास। फिर मैंने एक गुरुजी हमारे थे, उनसे बात की
तो उन्होंने बेसिक बताया, तो मैंने कहा ये क्या था, बोलने खरज में रियाज करना है तुमको, जितना खरज में करो। और 3 दिन उनके साथ जो संगत रही उसमें मैं थोड़ा आ भी गया था मुझे कि ना ऐसे करना है, मतलब रियाज नीचे का सुर लगाना है। फिर तो खरच का अभ्यास, तो मैंने पिताजी को बोला कि मुझे ये ऐसा करना है, कुछ चाहिए इंस्ट्रूमेंट कुछ, तो उन्होंने तुरंत तानपुरा हारमोनियम सब ला के दिया घर में। और मैं 3 बजे उठ के शुरू हो जाती थी बिना कुछ सीखे, ऐसे ही रियाज बस। सा वो पता नहीं कैसे वो नेचुरल था कि सारे गमा पता नहीं सा है, ये मालूम था इतना सुनते सुनते कि पता नहीं, वो नेचुरल था एक। तो मैं बिना किसी गुरु के वो अभ्यास करने लगी थी। फिर धीरे धीरे बड़े हुए, फिर हमारे भोपाल की बहुत ज्ञानी एक पंडित सिद्धराम स्वामी जी, उनसे मैंने गायन प्रॉपर सीखा गुरु शिष्य परंपरा में। और बीच में स्कूल वगैरह में गाते थे ऐसे, लेकिन पंडित सिद्धराम स्वामी जी, उनसे मैंने प्रॉपर सीखा। और हमारे दादा गुरु जी पंडित पुट्टराज गवई जी, उनके भी सानिध्य में रही मैं कर्नाटक जाके, वहाँ से मेरी गुरु शिष्य आपने अभी परंपरा। जिक्र किया खरज का, जी, हमारे दर्शकों को आसान भाषा में अगर समझाना चाहेंगे तो ये क्या? मैं आपको एक प्रैक्टिकली बता देती हूँ। जैसे है ना, ये 3 सप्तक होते हैं, मध्य, मंद्र और तार। तो जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, ये तार हो गया। सा नि धा प म ग रे सा, ये मध्य हो गया। सा नि धा प म ग रे सा, इस नीचे नीचे जो हमारे, ये खरच का अभ्यास होता है। तो इस आप जैसे हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, जितना गहरा नींव करते हैं उतना ऊपर जाता है ना वो, नहीं तो वो वहीं रह जाता है। हमको जितना ऊपर ले जाना है उतना नीचे। तो वो एक मतलब ये एक वोकल एक्सरसाइज है एक्चुअली, उससे कोई वो संबंध नहीं है, बट ये वोकल एक्सरसाइज है। एक सिंगर बनने के लिए, गायक बनने के लिए आपको खरच का अभ्यास जरूरी है। शास्त्रीय संगीत जब टर्म हम सुनते हैं तो बहुत नियम, सिद्धांत, प्रैक्टिस, अभ्यास जो आपने जिक्र किया, जी, रियाज रियाज करना, और ये सबसे पहले मन में आता है। ऐसे पूरी लिस्ट बन जाती है कि ये आपको करना है, फिर आप दक्ष होंगे शास्त्रीय संगीत में। तो ये कितना जरूरी है? जब आपने शुरुआत की, जैसे आपने बताया आपने खुद से अभ्यास करना शुरू किया, कितना अभ्यास आपको करना पड़ा? देखिए, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि स्वर सही निकलने चाहिए, उच्चारण सही होना चाहिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है शुरुआत में। जैसे कि ABCD सीखनी है तो ये आपको संगीत में सीखना होगा। सबसे पहले तो अगर बच्चे में रुचि है, संगीत में रुचि है, गाने वो सुन रहा है, तो बचपन से ही मालूम पड़ जाता है। उसके बाद आपको सही गुरु मिलना चाहिए, एक अच्छा गुरु वो मिलना चाहिए, और वो समझ आपकी वो होना चाहिए कि आप उसको डेवलप कर सको। और समझ डेवलप की भी जा सकती है। अच्छा म्यूज़िक सुनना, सबसे पहली बात तो सुनना चाहिए म्यूज़िक, अच्छा म्यूज़िक सुनना, अच्छे क्लासिकल वाले लोगों को सुनना, इंस्ट्रूमेंट भी सुनना चाहिए। जिसमें भी आपको रुचि है वो सब सीखे, और गुरु सही मिल जाए अगर, ये भाग्य पे डिपेंड होता है एक्चुअली। क्योंकि जिनके घरों में संगीत है उनको दिक्कत नहीं है, मुश्किल उनकी होती है जिनके घरों में संगीत नहीं, तो वो कहाँ जाए। तो मैं बहुत लकी थी कि मैं सही गुरु के पास पहुंची, कैसे भी करके मतलब ढूंढा, तो वो एकदम सही शिक्षा मिली। और उसके बाद फिर बच्चों को रियाज तो बहुत ज़रूरी होता है, जैसे जो गुरु बता रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, सिखाने वाले तो सीखने वाले तो कम से कम 70-80 लोग होते हैं, एक एक गुरु के पास सब होते हैं। उनमें से करता कौन है, निकलते कितने हैं, वो उसके रुचि पे और उसकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आपको गुरु ऐसे उंगली पकड़ के चला सकते हैं, लेकिन वो दौड़ना आपको ही है ना, मतलब रियाज करके आपको, हाँ वो सही अगर आपने थोड़ा गलती की तो वो बता सकते हैं कि ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा लगेगा सुर। सीखने के बाद फिर आपको ही उसको मेंटेन रखना है विद रियाज, ऐसे है। अब जैसे हमारे गुरु जी से मैं सीखी, 10 साल सीखा, लेकिन अभी जो है, अभी भी 2.5-3 घंटा सुबह का मेरा 5 बजे तानपुरा ऑन हो जाता है और चलता रहता है। तो अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे, सीखना आपने सीख लिया, लेकिन उसको अगर रियाज को मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर वो नहीं रहता है। मतलब ये उसको रियाज बहुत जरूरी है बच्चों को। प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, यस। तो इस संगीत की शुरुआत, शास्त्रीय संगीत की शुरुआत आपने की, और आज
खूब तैयारी लगती है जब मंच पे परफॉर्मेंस बट इससे खौफ नहीं खाना चाहिए। अच्छा, ये बहुत आनंददायक चीज है, मतलब बच्चों को ऐसा लग गया अरे बोर हो जाएंगे, ये हो जाएगा, अरे टेंशन वाला, ऐसे नहीं उसको, क्योंकि कुछ हद तक जिम्मेदार टीचर्स भी हैं इसके लिए, क्योंकि वो लोग इतना बोरिंग बना के उसको पेश करते हैं कि बच्चों को लगता है अरे ये तो बोर चीज है। देखना आपकी क्लासिकल को लोग बोलते हैं यार क्या कर रहे हो, बोर होते हैं क्लासिकल में, ये बच्चों में माइंडसेट है, क्योंकि इसमें आर्टिस्ट लोग जिम्मेदार हैं इसके। आप उसमें वेरिएशन दो, आप उसमें वक्त दो। जब आप क्लासिकल में वक्त दोगे तो उपज आएगी ना। आप वक्त नहीं दे रहे हो और खाली वो भी फेम के लिए गा रहे हैं, तो वो अंदर से कहाँ से आएगा ना। तो उसमें उपज की जब कमी होती है ना, जैसे एक आलाप है सा रे रे गा, अभी ये जैसे मैंने गाया सा रे रे गा पा रे गा रे सा, ये हो गया एक सा रे रे गा सा रे गा धा सा रे गा प द द सा रे रे गा। मैंने ग पे न्यास किया, 4-5 तरीके से कर दिया। आप एक ही तरीके से गाते जाओगे तो बोर होगी। इसमें आर्टिस्ट को जिम्मेदार समझती हूँ, माफ करें अगर कोई लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि ये सब आर्टिस्ट की जिम्मेदारी रहती है कि आप उसको कितना रोचक बना सकते हो। इसलिए ये सुनना कम हुआ लोगों का, तो रोचक बना के उसको गाना चाहिए। क्योंकि हमारे जो फिल्मी गाने हैं पुराने, उसमें देखो आप कैसे कैसे क्लासिकल है, लेकिन गाया कितने अलग तरीके से मिठास के साथ। चिल्लाना वो भी एक कारण रहा है कि लोग नहीं सुनना चाहते। हमारे गुरुजी क्या बोलते थे, पंडित सिद्धराम स्वामी जी, वो ये बोलते थे कि देखो पहले माइक नहीं था, लोग महफिल जमी है तो उसको दूर तक आवाज पहुंचाना है, इसलिए वो जोर से गाते थे गायक। आज तो एक पिन भी गिरेगा तो आपको वॉइस आता है, तो उसकी जरूरत नहीं चिल्लाने की, तो एक सहज निकलना वॉइस का। तो माइक का गाना है आजकल, उस हिसाब से करना चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा माइंडसेट है कि क्लासिकल है ना चिल्लाना, जोर से गाना, खुला आवाज में गाना, वो सब नहीं। ये मधुरता पहले रहनी चाहिए, रस रहना चाहिए। हर राग का एक स्वभाव होता है, वो भी होना चाहिए, उसमें भाव होता है, वो सब उसमें निहित होना चाहिए, तब ये असर करेगा। ये संगीत जो है वो महसूस करने की कला सिखाता है। हाँ, सबसे बड़ी बात। तो राग का आपने जिक्र किया जी, राग भैरवी, तमाम तरह के राग हाँ, है। हाँ, इवन उनका समय भी अलग होता है। हाँ आप जी, सुबह के समय अलग राग सुनते हैं, जी आप शाम जी, के समय अलग राग सुनते बिल्कुल। हैं, तो ये कैसे कनेक्ट करता है, कैसे डिफरेंशिएट करता है ये एक दूसरे हमारे से? देखिए, सूर्य जब उदय होता है ब्रह्म मुहूर्त में, हमारे कुछ राग होते हैं, फिर उसके बाद जब जैसे सूर्योदय होता जाता है वैसे वैसे सुरों का भी बढ़त होता है। तो जो गंभीरता रहती है ना, वो सूर्योदय के समय रहती है। फिर होते होते दोपहर के रागों में भी वैसा स्वभाव दिखता है। वो हम प्रैक्टिकली कभी इस पे हम चर्चा करेंगे तो हम बता सकते हैं उसको, वो बाकायदा हम तानपुरा तबला सब लेके बैठेंगे, वो उसको हम प्रैक्टिकल बता सकते हैं आपको कि देखिए सूरज की किरण निकली, राग ललित शुरू हुआ, उसके बाद तोड़ी हुआ, उसके बाद फिर मुल्तानी, ये सब दोपहर आते आते मधुवंती, मुल्तानी, ऐसे सब। और रात होते होते यमन का थोड़ी चंचलता आती है, शाम के बाद फिर थोड़ी सी चंचलता आती है। तो वो सब और गंभीरता आती है एकदम मिडनाइट, मध्य रात्रि, तो दरबारी वगैरह, फिर मालकोंस, ये सब राग आ जाते हैं, तो उसका हैवीनेस हमें महसूस होता है। दरबारी है, जैसे दरबारी राग इतना हैवी और गंभीर, तो वो रात को 1:30-2 बजे गाया जाता है ऐसे। तो उसकी सब हम प्रैक्टिकली उसको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो ये सब अपना जैसे प्रकृति बदलती, सूरज के साथ जैसे नेचर बदलता है ना, वैसे रागों का समय चक्र बदलता है, ऐसा है। तो ये जो सुनते हैं, जैसे म्यूजिक थेरेपी जो आजकल बहुत प्रेफर करते हैं लोग, और मन को शांत करना है, मेडिटेशन करना है, तो एक म्यूजिक बैकग्राउंड में चलना चाहिए। कई सारे वीडियोस भी सामने आते हैं, ऑपरेशन थिएटर्स में आजकल डॉक्टर्स म्यूजिक थेरेपी देने लगे हैं। हाँ। और प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आप म्यूजिक थेरेपी लिए, मन को शांत रखिए, मेडिटेशन कीजिए। तो इतना इम्पोर्टेंट है संगीत, जो पूरे मन मस्तिष्क में जाकर आपको ये एहसास कराता है कि आपको आत्मा से आपका जुड़ाव हो सके। यस, हाँ।
बिल्कुल। इसमें क्या है, जैसे हम ओम बोल रहे हैं तो ये बोलने में ओम बोल दिया हमने, अब इसी को हम ओम तो एक अलग वाइब्रेशन आएगा, तो ये म्यूजिक जुड़ गया, साथ में सुर जुड़ गया, है ना। तो सुर का और हमारे आत्मा का एक है कनेक्शन है, तो आपको वो गंभीरता जो संगीत में मिलती है वो बोलने से नहीं मिलेगी। अच्छा, गला एक ही हमारा, उसी से बोल रहे हैं, उसी से गा रहे हैं, है ना। तो इसमें वाइब्रेशन का इन्वॉल्व होता है आत्मा का, जो उसमें हम रहते हैं, इंट्रोवर्ट जो हमारा साइड, उसका इन्वॉल्वमेंट हमारे इसमें आता है, कोई भी हम जब सुर में गाते हैं तब, तो इसीलिए विशेष प्रभाव पड़ता है। और दूसरी बात ये होती है कि जब जो संगीत है वो बाकी सब क्रियाओं से थोड़ा विकार रहित है, विकार नहीं है इसमें। जैसे कि कोई भी क्रिया हम दैनिक कर रहे हैं उसमें सब में विकार है ना। इसमें मनोविकार बिल्कुल, हमारा मन शांत और एकदम अलग थोड़ा हो जाते हैं, हम अंदर की तरफ जाते हैं, भगवान की तरफ जाते हैं, ईश्वर की तरफ जाते हैं। तो ईश्वर से जुड़ना होता है जिस चीज़ से, वो तो अलग हो ही जाता है ना। तो ये विशेषता है संगीत की कि संगीत से हमको ये चीज़ मिलती। और थेरेपी में डॉक्टर्स भी आजकल तो बहुत ये चला है। और एक उदाहरण मैं अपना खुद का आपको बताती हूँ कि मैं अभी बहुत बीमार हुई थी, कोविड के बाद से मुझे लंग्स में प्रॉब्लम हुआ बहुत ज़्यादा। तो उस समय भी मैं आईसीयू में भी थी, लेकिन मैं तानपुरा मेरा ऑन रहता था हमेशा, मोबाइल में तानपुरा में रखती थी, क्योंकि आईसीयू में तो कुछ अलाउ नहीं होता है किसी को जाना भी या तानपुरा प्ले करना, या तो हालत ही नहीं थी वैसी। तो लेकिन मैं तानपुरा पे ओम करती थी। उस ओम से मुझे जो थेरेपी मिली उतनी दवाई से भी नहीं। और उसके बाद भी मैं 6 महीने तक ओम मेडिटेशन विद संगीत सुनना, गाते नहीं बन रहे तो सुनना ही। और मैं उसमें फ्लूट बहुत सुनती हूँ, फ्लूट बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए, फ्लूट है, सितारे, ये सब सुनने से ना मन प्रसन्न रहता है बहुत ऐसा। तो मैं अपना ही उदाहरण दे रही हूँ कि मैं उससे ठीक हुई, उस मेडिटेशन से और कुछ योग से ऐसे। तो संगीत और योग का बड़ा कनेक्शन है, और ख़ास तौर पे मेडिटेशन वाला, ध्यान वाला योग जो है बहुत अच्छा है वो। साधना है एक तरीके से संगीत, और इसे ये कहा जाता है। यस। जैसे आप भगवान की साधना करते हैं साधना तो ही संगीत है में आपको एक्चुअली। जब हम गाते हैं ना तो अपने इष्ट को याद करके, जो भी आपके इष्ट देव है, जो भी मंत्र हैं आपके, तो वो आप पहले वो ही करते हैं हम, ओम के साथ मंत्रोच्चार, वो सब अपने आप ही वो संगीत, शास्त्रीय संगीत के साथ ये जुड़ा ही है, ईश्वर जुड़े ही है, ऐसा है। जैसे कि आप तैयारी करती हैं, जी। मंच परफॉर्मेंस जी पे जाती हैं, स्टेज परफॉर्मेंस भी देती हैं, तो जब आप लोगों को देखती है, जैसे कि आज का समय है कि लोग, युवा जो है बहुत ज्यादा रैप सॉन्ग हो गए, या फिर बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक जो सुनते हैं और इंटरेस्ट दिखाते हैं उसमें, शास्त्रीय संगीत से दूरी, बदलता समय और शास्त्रीय संगीत से दूरी, ये कहीं ना कहीं इस दूरी को खत्म करने की जरूरत है, आपको लगता है आज के समय में? क्योंकि आप शुरू से इसी संगीत की इसी विरासत से जुड़ी हुई हैं, मतलब जितना लगाव पहले लोगों को था, जो इंटरेस्ट था, जो हमारे बुजुर्ग जो बताते थे इस तरह का संगीत होता है, या पहले के फिल्मों में हो, लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है, तो ट्रेंड के साथ जाना जरूरी है या विरासत को संभालना भी हमारी जिम्मेदारी? देखो, वो तो अपने आप ही पता पड़ता है। आप जंक फूड खा रहे हो और फास्ट फूड खा रहे हो तो उससे क्या होता है और घर के खाने से क्या होता है, वही अंतर इसमें है कि आप शोर को संगीत नहीं कह सकते ना। शोर से आप थोड़ी देर हल्ला गुल्ला करके नाचना, फिर आप थक जाओगे ना, तो आपको मन की शांति तो चाहिए, तो वो कहाँ जाओगे आप, फिर क्लासिकल की तरफ ही आओगे। वही विरासत है हमारी, हमारी संस्कृति हमारी माँ है, जो शांति हमको माँ से मिलती वो शांति उसमें आके मिलती। आप बाहर कितना भी नाच लो, गा लो, कुछ भी कर लो, इतना शोर आजकल उसको ही म्यूजिक बोलते हैं। दूसरा, लोगों में पेशेंस नहीं। तो पेशेंस क्यों नहीं है? क्योंकि खाना पीना बिगड़ गया है आपका। पहले जो खाना घर में माँ बना रही है, शांति के साथ, मंत्रोच्चार के साथ खाना बन रहा है, वो खाना आपके अंदर जा रहा है, तो वो आपको वैसी तन्मयता, शांति वो दे रहा है, एकाग्रता। अभी आज क्या खाना खा रहे हो आप? ज्यादातर लोग बाहर, तो वो तो आप वैसा खाना खा रहे हो कि भाई तुम खाओ और मुझे पैसा मिलेगा,
तो उस खाने से आपका क्या बनेगा, अंतर मन क्या बनेगा। आप बाहर खा रहे हो, मोस्टली मतलब यंगस्टर्स तो बहुत बाहर खाते हैं आजकल। मैं देख रही हूँ कि जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं, कुछ के घर में है कि सिखाते हैं, खाना बनाना सिखा देते हैं, तो अच्छी बात है, वो ऐसे होना चाहिए। लेकिन यही बात म्यूजिक में हो रही है सेम, मतलब आपका पेशेंस क्यों जा रहा है, क्योंकि आपका खान पान ठीक नहीं है, ऐसा है। जैसे आपने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, ग्वालियर एंड किराना घराना, बादल राग भोपाल में, बहुत क्लासिकल म्यूजिक के ये सारे प्रोग्राम्स हैं, इनके बारे में। और जैसे कि मैंने जिक्र किया, कर्नाटक गवर्नमेंट ने आपको पुरस्कृत भी किया हाँ है, जी, डॉक्टर जी, जी, मल्लिकार्जुन जी, मंसूर पुरस्कार एक्चुअली ग्वालियर और किराना घराने से मैं संबंधित हूँ। वो जो आपने नाम लिया ना, ग्वालियर किराना, ग्वालियर घराने में हमारे बोल तान वगैरह ये सब है हमारे गायन में, और किराना घराने का आलापकारी है, तो इसलिए हम दो घराने लिखते हैं। और बाकी ये जो अवार्ड मिला मुझे, वो पंडित राजशेखर मंसूर जी थे, इनके पुत्र मल्लिकार्जुन मंसूर जी के। उन्होंने मुझे जब सुना था तो उन्होंने फर्स्ट सुन के ही मुझे बुलाया था धारवाड़ में। सबसे पहला प्रोग्राम मेरा 2003 में वहाँ हुआ था, उन्होंने बुलाया। और फिर वहाँ जब परफॉर्मेंस हुआ, फ्रंट पेज पे पूरा न्यूज़पेपर में आया था सब, तो फिर वो बहुत प्रभावित हुए। फिर उन्होंने नेक्स्ट ईयर मुझे ये सम्मान दिया। और उसके बाद मेरे काफ़ी कर्नाटक महाराष्ट्र में काफ़ी क्लासिकल के परफॉर्मेंसेस हुए बहुत सारे, मध्य प्रदेश में भी हुए। तब से शुरुआत हो गई। मतलब हमारे देश का जो वो हिस्सा है, कर्नाटक और साउथ का जो हिस्सा है, वहाँ जी, पर क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल गायन वहाँ और कल्चर है अभी। डांसिंग में भी वो जो हाँ जी, ट्रेडिशन और वो कल्चर वो आगे ले जा रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल। और भी क्षेत्रों में ये बढ़ावा मिलना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि पहले क्लासिकल सिंगिंग की शुरुआत शायद स्कूलों से हो जाती थी, करिकुलम एक्टिविटीज की हम बात करते तो उसमें अलग से क्लासेस बच्चों को देना, वो जरूरी है कि आज भी उसको ऐड किया जाए। क्या लगता है आपको? देखिए, शास्त्रीय संगीत हमेशा राज्याश्रित रहा है। मतलब राजा लोग रहते थे, उनके दरबार में गाने वाले रहते थे। तो आज सरकार है हमारे यहाँ, तो जो जितना हो सके स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने स्कूलों में, मतलब मेरा तो ये विचार है कि स्कूलों में जैसे पढ़ाई होती है तो एक बिल्डिंग आप म्यूज़िक के लिए रखो, क्लासिकल म्यूज़िक के लिए एक बड़ा सा एकेडमी आप उसमें रखो, तो बाकायदा उसमें म्यूज़िक टीचर आप रखो, उसमें सिखाया जाए शास्त्रीय संगीत ही। क्या होता है, रखते हैं शास्त्रीय संगीत का टीचर, लेकिन वो सिखाना वही पड़ता है सब, गाने वाने ये वो। मैंने खुद ये सर्विस छोड़ी हुई है, मुझे ऑफर आया था एक स्कूल में, मैंने गई, लेकिन वहाँ सिखाने का यही सब, शास्त्रीय संगीत सीखना ही नहीं चाहते ऐसा। तो हमको स्ट्रिक्ट ये होना पड़ेगा हमको। हाँ, समझ पेरेंट्स में भी कमी है, थोड़ा सा प्रचार प्रसार होना चाहिए। आप देखो कि कोई गाना आता है, कोई रैप सॉन्ग आया, कुछ भी आया, जीप टीवी पे दिन भर बजेगा, आपके कान में पका दिया जाएगा उसको, बिल्कुल आपके दिमाग में गूंजने लग जाए। शास्त्रीय संगीत को ये क्यों नहीं? केवल पैसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए ना, टीआरपी के लिए आप वही, और आप जो परोसोगे वो खाएंगे। कोई भी, जैसे मैं जो बना रही हूँ किचन में, मैंने कुछ बनाया, मैं जो दूंगी बच्चे को वो खाएगा ना। तो अभी मीडिया जो परस रहा है, इसमें मीडिया बहुत जिम्मेदार है, तो मीडिया को भी ये चीज़ें उठानी चाहिए। आप क्लासिकल वाले लोगों को दिखाते ही नहीं है। अभी आज के डेट में कौन क्लासिकल वाले हैं? जो पंडित भीमसेन जोशी जो इतने फेमस हैं, वो उनको भी बच्चे नहीं जानते हैं। बिल्कुल, है ना। तो जो एक, या तो एक उसके लिए कुछ बनाया जाए कि आधा घंटा हमको डेली हमारे संस्कृति के लिए दिखाना ही है। म्यूजिक हुआ, क्लासिकल डांस हुआ, ये जो अपने आर्ट, कोई भी आर्ट, साहित्य का, हिंदी भाषा में साहित्य, वो सब प्रेमचंद जी को नहीं जानते बच्चे, है ना। तो साहित्य संगीत इसके लिए पूरे के लिए एक आधा घंटा मीडिया को कम से कम देना चाहिए। अभी मतलब अभी आज के दौर में तो हम टीवी पे मैं तरसती रह जाती हूँ कि कुछ गज़लें या कुछ क्लासिकल सुने, केवल दूरदर्शन के अलावा आप कहीं नहीं सुन सकते ये चीज़। तो इसमें थोड़ा सा मतलब सरकार के साथ लोगों को भी केवल पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए चैनल्स का, उनको भी ये रहना चाहिए, वो भी तो भारतीय है ना,
उनकी भी सोच ऐसी होना चाहिए कि ये तो फिर हमारी विरासत है। विरासत है, तो हर चीज गवर्नमेंट ही करे ऐसा नहीं है, बिल्कुल है ना। हमारी अभी सही दिशा में अगर आपको गवर्नमेंट मिल रही है तो आपको भी सोचना चाहिए थोड़ा, है ना। जैसे कि अब ऑटो ट्यून ऑटो ट्यूनर ओ ये जो समय है, अब जी इस स्थिति में ना कोई रियाज करना चाहता है, ना कोई प्रैक्टिस करना चाहता है, बस तुरंत आज सीखा और कल मुझे लगता है कि अब हमें हाँ, परफॉर्म क्योंकि कर देना चाहिए मशीनों ने जगह ले ली है गले की, इसलिए ये सब हुआ। मशीनें ऐसी आ गई है कि आप बेसुरा गा दो, कैसा भी गा दो, उठा देंगे वो, आपको बैलेंस कर देंगे ऐसे। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों का है जो साधना करके बैठे हैं, जिन्होंने 10-10, 15-15 साल रियाज किया है, साधना की है। दूसरा अभी तो ये भी हो गया है कि मैं कैसे ऊपर रहूं, तो वो जो व्यक्ति जिसने साधना की है उसको डाउन दिखाने के लिए ऑटो ट्यूनर का गलत इस्तेमाल भी हो जाता है, ये भी हो रहा है अभी। तो सही आप इस्तेमाल करें किसी चीज़ का वो तो ठीक है, लेकिन आप किसी को अच्छे सुरीले व्यक्ति को कम करने के लिए उसका इस्तेमाल कर लें, वो भी बहुत गलत हो रहा है आजकल, ऐसा भी होता है। तो ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। अब ये आप ऐसे थोड़ी होता है क्या, आपको लिखना आ गया तो आप कुछ भी लिख दोगे तो चलेगा, ऐसे नहीं होता ना। सीख के आप किसी दुर्लभता, संगीत है ना, दुर्लभ है, कोयल है जैसे, तो वो हर कहीं नहीं मिलेगी ना आपको। वो जंगल में जहाँ है जितनी है उतनी ही, और आपको एंजॉय करना तो उस तक जाना पड़ेगा आपको, वो यहाँ नहीं आई जाएगी ना। आपने तो क्या किया है कि भाई कोयल को 10 कोयल पैदा कर दी मशीन से, नकली असली में कुछ वही नहीं। तो ये आया है म्यूजिक में, हर कोई गा रहा है तो संगीत को ऐसा समझ रहे हैं कि बस। और ये फिर कोविड टाइम में तो एकदम ही सब गायक हो गए सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा। और आजकल ये भी हो गया है कि भाई पहले आपको पता है, जब इंडस्ट्री में, पहले इंडस्ट्री की बात इसलिए करने में आती है कि वो लाइट में है। पहले ये था कि सिंगर गायक जो है उसको राजा की तरह रखते थे, क्योंकि इसने साधना करी, इसने त्याग किया, खान पान में सब में वो लोग ऐसे रहते थे कि भाई ये गायक है। अच्छा, जबकि म्यूजिक डायरेक्टर भी उतना ही अच्छा गा रहा है, लेकिन वो नहीं गाएगा फिल्म में, मतलब उसका आवाज़ नहीं, आवाज़ भी देखी जाती थी ना, सुरीला वॉइस होना, अच्छी वॉइस होना, नायक नायिका के लिए सूट होना, ऐसे सब देखा जाता था पहले। तो वो भी सुरीले हैं म्यूजिक डायरेक्टर भी, पर वो खाली म्यूजिक डायरेक्शन तक ही सीमित रहते थे। सिंगर अलग रहेगा, राइटर अलग रहेगा। आज तो आप ही लिख लो, आप ही गा लो, आप ही बना लो गाना, सब आप ही कर लो, बस ये हो गया है। तो ये खाली पैसे के लिए हो रहा है, सिर्फ मनी मनी मनी, बस गलत है ये। आपने बहुत, मुझे लगता है क्लासिकल सिंगिंग में बहुत सारे परफॉर्मेंस दिए हैं जी, गजलें भी आपने गाए हैं, गजल भी गाती हूँ। तो आपको सबसे पसंदीदा आपका क्या है, राग क्या है जो आपको सुनना भी बहुत पसंद है और आपको लगता है कि ये जो साधना मेडिटेशन है, आपको लगता है कि ये होना चाहिए मेरे साथ, वो आप अगर देखिए, जब मैं जैसे एक नेचुरल होता है ना, तो वो राग भोपाली आ जाता है मेरे माइंड में नेचुरल ऐसे ही, मतलब वो सबसे ज्यादा आता है माइंड में, राग भोपाली। बाकी तो फिर ऐसा है कि अब ये मतलब नहीं कह सकते कि आपको कौन सा फूल पसंद है, सभी प्यारे हैं अपनी अपनी जगह गुलाब की अपनी जगह है, तो वो तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, जब मैं गाने बैठती हूँ तो मेरे माइंड में हमेशा भोपाली राग आ जाता है। कुछ अगर आप गुनगुनाना चाहे दर्शकों के लिए। मेरी गज़ल है, मैं अभी गज़ल की बात छिड़ी तो ये गज़ल मैं अपनी कंपोजिशंस वो सुना देती हूँ। ये गज़ल है, राजेश रेड्डी जी एक शायर हैं बहुत अच्छे, मुंबई में रहते हैं, आज के दौर के उम्दा शायरों में से एक हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो उनकी गज़ल का एक शेर आपको सुना देती हूँ। वो है, मेरे चेहरे पे जब चेहरा नहीं था, मैं आईने से यूं डरता नहीं था, पयादों ने ही दी कुर्बानियाँ सब, पयादे समझती हो ना आप, पयादों ने ही दी कुर्बानियाँ सब, शहीदों में कोई राजा नहीं था। ये आज के समय में फिट भी होता है, सैनिक लोग ही मरते हैं बेचारे। बिल्कुल इसको मैं सुनाती हूँ आपको।
पनि सा ग म प ग म ग सा प म प ग म ग नि सा नि ग सा। मेरे चेहरे पे जब चेहरा नहीं था, मेरे चेहरे पे जब चेहरा नहीं था, मैं आईने से यूं डरता नहीं था, मैं आईने से यूं डरता नहीं था। मेरे चेहरे पे जब चेहरा नहीं था। एक बहुत अच्छा शेर है इसका। था बाजारों में जिसका बोलबाला, हमारे पास वो सिक्का नहीं था। बहुत खूब। था बाजारों में जिसका बोलबाला, था बाजारों में, था बाजारों में जिसका बोलबाला, हमारे पास वो सिक्का नहीं था, मैं आईने से यूं डरता नहीं था, मेरे चेहरे पे जब। जब ऐसे म्यूजिक सुनते हैं तो आंखें अपने आप बंद हो जाती है, आप वही ध्यान है। आप जुड़ने की कोशिश करने लगते हैं Yes, खुद से और yes. महसूस करने की कोशिश करने लगते जी हैं। बिल्कुल। अभी आप मुंबई में हैं, जी आने वाले हाँ प्रोजेक्ट्स की जी। अगर मैं बात करूं तो जी जी जी। स्टेज परफॉर्मेंस आप देती स्टेज हैं। करती हूँ। अब आगे किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे आप काम करने वाली हैं? बस जो आ जाता है काम सामने कर लेते हैं। और हाँ, गज़लों पे ख़ास मैं काम करना चाहती हूँ और वो मैं कर भी रही हूँ। ये जो मैंने जिनके आपको गज़ल सुनाई, इनके साथ एक एल्बम करने का प्लान चल रहा है। और हमारे बहुत अच्छे अच्छे शायर हैं मुंबई के भी और पुराने भी सब शायर हैं, तो गज़ल एल्बम्स की मेरी तैयारी चल रही है अभी। मुझे लगता है कि संगीत जो है, वो जो विषय है वो अनंत है, जी उसको समझना और आदि पूरा अनंत। उम्र जी आपकी चली जाएगी, पर बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल लगेगा कुछ छूट गया। बिल्कुल। और हमेशा हमेशा हमें ये लगता है कि जैसे मैंने अभी गाया तो मुझे अरे इसमें ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इस टाइप से होता है। मतलब हमेशा हम सीखने की ओर अग्रसर रहते हैं और करने की ओर कि और अच्छा कर सकते हैं। इसमें संतुष्टि नहीं होती हमको कभी कि। और आपको बताऊं मैं कि जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, तो मैं सुनने से डरती हूँ कि पता नहीं कहाँ क्या निकल जाएगा और फिर मुझे नींद नहीं आती, फिर ऐसे हो जाता है। तो मैं सुनती ही नहीं हूँ। जैसे आकाशवाणी वगैरह में भी जाएंगे, कहीं भी रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं सुनती नहीं हूँ, भैया मुझे मत सुनवा, क्योंकि उसमें ये लगता है कि अरे ये हो जाता तो अच्छा और रहता, अच्छा ऐसा होता। होता तो ऐसा होता। फिर मैं बहुत दिनों तक भूलती नहीं हूँ उसको, बहुत दिनों तक विचलित रहती हूँ, इसलिए मैं सुनती ही नहीं हूँ। लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होता हमको, मतलब उसमें करते ही जाना है, बस यही है, एंड तक सीखना है, करना है, सुनना है। कहीं ये है। आपको लगा इतने परफॉर्मेंस के बाद कोई यादगार पल आपका जो आप भूल नहीं सकते, और या फिर वो पल जो आपका बेस्ट रहा हो कि ये आज का जो था वो अब तक का बेस्ट था? हाँ, ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन एक मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ना इंदौर में था ये जो शनिचर जयंती का वहाँ प्रोग्राम होता है। मुझे उस समय बस में सफ़र सूट नहीं होता था, यहाँ से हम बस से गए थे। मुझे वॉमिट वगैरह हो गया, बहुत ऐसे तबीयत इतनी ख़राब हो गई, एकदम से बेहोश जैसा हो गया। 9 बजे मेरा परफॉर्मेंस था, लेकिन मैं तो एकदम होटल के रूम में पड़ी हुई थी। फिर मैंने मेडिटेशन किया, सब किया थोड़ा। 12 बजे रात को मुझे थोड़ा ठीक लगा, मैंने बोला अभी मैं गा सकती हूँ। तो क्या था कि मैं तो सबसे जूनियर थी, छोटी थी बहुत, जूनियर थी, मुझे सबसे पहले गाना था, लेकिन वो सब सारे सीनियर सब गा ली, उसके बाद में लास्ट में मैं गाने बैठी। तो मैंने जोग राग गाया था, पर वहाँ पे परफॉर्मेंस ऐसा हुआ था कि कोई दैविक शक्ति थी। मतलब उस दिन जो मैंने गाया था वो ऐसा कभी नहीं हुआ मेरा परफॉर्मेंस, इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी।
वहाँ की जो बड़ी आर्टिस्ट थी उन्होंने भी बैठ के सुना, बेटा बोलने तुम्हारे तो सरस्वती बैठी है। वो पल मैं भूलती नहीं। बहुत खूब। क्योंकि हम समय की पाबंदियों से बंधे हुए जी हैं, बिल्कुल। शास्त्रीय संगीत को लेकर कुछ भी जो आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहें या जिम्मेदारों तक पहुंचाना चाहें, जी क्योंकि ये हमारी संस्कृति विरासत है, तो हमारी जिम्मेदारी है इसको हमें आगे लेके जाना है। बिल्कुल हमारी ही जिम्मेदारी है। और मैं तो ये कहूँगी कि हमारे जो विशेष आग्रह मेरा उनसे रहेगा जिनके घरानों में गायकी है, वो आउटसाइडर्स को भी थोड़ा मौका दें, उनको भी आने दें जिनमें टैलेंट है, उनको उनके लिए भी वो थोड़ा सहूलियत करें कि वो भी कर पाएँ और उनको भी समझें कुछ ऐसा। दूसरी बात कि पेरेंट्स जो हैं घर में, जैसे हम सुबह से पूजा वगैरह करते हैं सब, ऐसे ही हर पेरेंट्स को ना शास्त्रीय संगीत सुनवाना चाहिए बच्चों को। तो बच्चों जब घर में आपके म्यूजिक चलेगा, ओम चलेगा, शास्त्रीय संगीत आप सुनवाएंगे, तो कहीं ना कहीं से जिस बच्चे में रुचि होगी वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। फिर आप देख सकते हो कि किस बच्चे को हमको कहाँ ले जाना है। तो ये सुनवाना बहुत ज़रूरी है। क्लासिकल जो भी हमारी धरोहर बची हुई है अभी, वो सुनवाना बहुत ज़रूरी है, सिखाना ज़रूरी है। और जो जिनके घरों में म्यूज़िक है, जो पीढ़ियों से गा रहे हैं, बजा रहे हैं, वो उन लोगों को भी प्रमोट करें जो बाहर से आके सीखते हैं, करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको रोके ना। मेहनत की ये कदर मेरा जरूर सीधा है। आग्रह है उन लोगों से, क्योंकि मैंने भी भुगता है इस चीज़ को, इसलिए। लेकिन आज आप उस मुकाम पर है जो आप जी ये संदेश लोगों तक पहुंचा बिल्कुल। पा रही हैं। देखिए संघर्ष हर कलाकार का कैसे कैसे न कैसे तो आता है। अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे और अपनी साधना नहीं छोड़ेंगे तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता, ये भी सही है। बट अगर आप जैसे अच्छा किसी ने काम कर रहे हैं, उसको अप्रिसिएशन मिलेगा तो वो और अच्छा से इजी हो जाएगा उसके लिए, तो वो करना चाहिए सबको, ऐसा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और शास्त्रीय संगीत पर इस चर्चा के लिए। जी थैंक यू, धन्यवाद आपको। तो शास्त्रीय संगीत में जिस तरह से रियाज जितना महत्वपूर्ण और ज़रूरी है, हमारे जीवन में संगीत उतना ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। और शास्त्रीय संगीत की मैं बात कर रही हूँ तो ये तो संगीत की विरासत है, हमारी परंपरा है। इसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, हमें जिम्मेदारी उठानी होगी। हालांकि लोग समझते हैं थोड़ी सी और जागरूकता की ज़रूरत है, अगर कोई मेहनत कर रहा है, रियाज कर रहा है तो उसे आगे लाने की ज़रूरत है, और जो हमें विरासत में मिला है उसको आगे पहुंचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।